हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी में पाठ एन फ्रैंक की डायरी। एन फ्रैंक की डायरी, कुछ अधूरे पन्ने, यह पाठ का नाम है। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की जो जर्मनी में अपने पिता के साथ रह रही है। 13 वर्ष की लड़की है, परंतु इसके 13 वर्ष की उम्र में ही इतनी दूरदर्शिता को देख करके जो उसने अपनी डायरी में लिखी है, उन दूरदर्शिताओं को देख करके यह समझ में आता है कि आखिर वह कितना चिंतन करती है। एक जो अच्छे इतिहासकार होते हैं, जो अच्छे विश्लेषक होते हैं, उनके तरह ही यह बच्ची विश्लेषण कर, अपने मन में मंथन कर, उन सभी तथ्यों को अपने डायरी के माध्यम से लिख रही है। जिन तथ्यों को सुनकर समझकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह 13 वर्षीय लड़की आखिर इतनी गूढ़ चिंतन कैसे कर सकती है, परंतु उसने किया है और इसी वजह से उसकी यह डायरी आज हमें पढ़नी है। आइए छात्रों, आगे देखते हैं एन फ्रैंक के बारे में। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ। 12 जून 1929 को हुआ और इनका जन्म स्थान फ्रैंकफर्ट शहर, जर्मनी में इनका जन्म होता है। फ्रैंकफर्ट शहर का नाम है। इनके माता का नाम एडिथ होलांदर और पिता का नाम ऑटो फ्रैंक माइकल के नाम से भी जाने जाते थे। इनके पिता ही वह शख्स थे जिन्होंने एनी फ्रैंक के मरने के बाद मृत्युपरांत इसके डायरी को उन्होंने प्रकाशित किया और उससे पूरा संसार उनके उस डायरी में लिखित विचारों से अवगत हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं में से एक डायरी है, जो डायरी के ही अंश हमें पढ़ने हैं इस पाठ में। 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1929 से 1945 16 वर्ष की आयु में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यह एनी फ्रैंक इस दुनिया से अलविदा कह दूसरे दुनिया में चली जाती है। 1947 में पिता द्वारा प्रकाशित किया गया यह डायरी और विश्व भर में 70 भाषाओं में प्रकाशित हुआ। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं हैं और उसमें से 70 भाषाओं में इस डायरी का ट्रांसलेशन करके, रूपांतरण करके अलग अलग 70 भाषाओं में प्रकाशित हुआ। यह इतना विचारणीय पत्र था एनी फ्रैंक का। आइए देखते हैं छात्रों, इस पाठ से हमें क्या क्या अधिगम मिलने वाला है, अधिगम संप्राप्ति क्या क्या प्राप्त होने वाला है। तो पाठ के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व में होने वाली गतिविधियों से अवगत होना। पाठ के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व में होने वाले गतिविधियों, क्या क्या गतिविधियां चल रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमारे पूरे विश्व में। चूंकि विश्व युद्ध की बात हो रही है तो विश्व उसमें अपनी भूमिकाएं निभाया था और उस समय की घटनाओं को स्पष्टीकरण इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। यहूदियों द्वारा झेली गई शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं के बारे में जानना। यहूदी आप जानते हैं, जर्मनी के इतिहास को पढ़े होंगे, पढ़ना तो है ही। हिटलर के बारे में, हिटलर ने यहूदी धर्म के जो भी लोग थे उन्हें कितनी यंत्रणाएं दिया,
उन्हें चप्पल पहनकर घूमने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें रात में सड़कों पर 8 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक सड़कों पर घूमने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें सिनेमा देखने की इजाज़त नहीं थी। उनके ऊपर कई पाबंदियां लगी हुई थी और जो पकड़ाए जाते थे उसे जिंदा जला दिया जाता था, झोंक दिया जाता था, कई तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था यहूदियों को। और उस समय जो यहूदियों के द्वारा झेली गई थी शारीरिक और मानसिक यंत्रणाएं, उनके बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। युद्ध विभीषिकाओं से परिचित कराना और युद्ध के दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकृष्ट करना। युद्ध के जो दुष्परिणाम होते हैं, देखिए छात्रों, युद्ध कभी भी हमें अच्छाई तो दे नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं अच्छा नहीं होता। जो स्वयं अच्छा नहीं होते उससे भला अच्छाई की कामना की भी कैसे जाए। युद्ध तो विनाश का ही नाम होता है। युद्ध में चाहे सर जिसके भी कटते हों, कटता तो मानव समाज ही है। और युद्ध कभी कुछ देता नहीं, बल्कि हमसे बहुत कुछ ले लेता है। निसंदेह राजाओं महाराजाओं द्वारा, नेताओं और कई देश के जनताओं द्वारा भी युद्ध लड़ा गया। यह काल के गाल में समाने वाले लोग कोई और नहीं, उसी देश के वासी थे। किस तीर पर किसका नाम, किस गोली पर किसका नाम लिखा हुआ था, यह जानकारी उनके मरने से एक पल पहले तक नहीं होती थी। यह तो तभी होता था जब उन्हें अलविदा कहना होता था। युद्ध विभीषिकाओं से परिचित कराना और युद्ध के दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकृष्ट करना। युद्ध विभीषिकाओं में एक नौजवान की सोच को दर्शाना, और यह नौजवान जो अपनी सोच दर्शाई है एनी फ्रैंक, उसे समझना है। निसंदेह एक नौजवान का नहीं, उस समय के जितने भी नौजवान रहे होंगे जर्मनी के, जो इस तरह से आताताई शिकार के घोतक बने, उन्हें उनके मन के विचार, मन विचार को आसानी से किसी एक से समझा जा सकता है। जब हांडी में भात पकता है तो एक दाना निकाल कर ही देख लेने पर काफ़ी होता है। अपने भी देश में नौजवानों की स्थिति जब आज़ादी के लड़ाई के समय थी, वैसी ही स्थिति लगभग विश्व के अन्य देशों में भी हो सकती है, और ऐसी ही स्थितियों से अवगत होना है इस पाठ में। अब अंतिम पॉइंट है पाठ को पढ़ना और इसमें निहित विचारों का अध्ययन करना। इसमें जो विचार निहित हैं उनका अध्ययन कर अपने जीवन को उत्कृष्ट और उन्नत बनाना, ताकि यह क्या है, यह एक आईना है जो दिखाता है हमें कि हमारे समाज में पहले जो घटित हो चुकी हैं घटनाएं, वो किन किन कारणों पर हुई हैं, किन किन आधार पर हुई है। उन कारणों से हम अपने जीवन काल में परहेज करके चलें, ताकि वैसी स्थिति पुनः वापस स्थापित न हो हमारे जीवन में, बल्कि उससे उन्नत कार्य करके उससे और आगे बढ़ें। आइए छात्रों, देखते हैं एन फ्रैंक को अपनी 13वीं वर्षगांठ के दिन पहले अपने पिता से उपहार स्वरूप डायरी मिली। एन फ्रैंक को एक डायरी मिली, अपने पिता के द्वारा गिफ्ट किया गया था। उनके पिता ने 13वीं वर्षगांठ पर, जब वह 13 वर्ष की हुई थी, तो उसे उसके जन्मदिन के उपहार स्वरूप उसे एक डायरी भेंट किए थे। और डायरी मिली जिससे उसने अपना सच्चा मित्र माना, और उस डायरी को एनी फ्रैंक अपना सच्चा मित्र मान ली तथा उस डायरी का नाम कीटी रखा। एनी फ्रैंक ने अपने डायरी का भी नाम रखा था। डायरी हम जानते हैं कि वह निर्जीव पदार्थ है, लेकिन सजीव से कम नहीं, क्योंकि उसमें लिखी हुई बातें एनी फ्रैंक आज नहीं है, परंतु उसके डायरी और उसके डायरी में लिखे हुए तथ्यों का 70 भाषाओं में रूपांतरण पूरे विश्व में है।
आइए देखते हैं। वो 12 जून 1942 को दिन था, शुक्रवार। उस दिन अपने डायरी में वह लिखती है, क्या लिखती है? आशा है मैं तुम्हें सब कुछ बतला पाऊंगी, जैसा मैंने पहले कभी किसी को नहीं बतलाया है। निसंदेह डायरी ऐसा ही चीज होता है छात्रों। डायरी में अपने मन की उन सभी बातों को हम लिखते हैं, अपने धारणाओं को लिखते हैं, अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को लिखते हैं, अपनी जज्बातों को लिखते हैं, क्योंकि डायरी में उन सभी बातों को हम लिख देते हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते। हमारे अंदर कई प्रकार के विचार उठते हैं। विचार वह वस्तु है, वह तथ्य है जो अध्वनात्मक होता है, उसकी ध्वनि नहीं होती। वह तो हमारे मन में उठता है, हमारी भाव में होती है, और वह भावनाएं जो भाव में निहित होती हैं वह किसी को दर्शित नहीं होती। उन्हें जब हम शब्द का रूप देते हैं, जब उसे ध्वनि प्रदान करते हैं, तभी कोई सुन पाता है हमारे विचारों को। यहाँ उन्हीं विचारों को अपने वह लिखने की बात कर रही है कि बतला पाऊंगी या नहीं उसे संदेह है, क्योंकि वह अपने हृदय की बात जल्दी किसी से कह नहीं पाती है, जैसा मैंने पहले कभी किसी को नहीं बतलाया है। मैं यह भी आशा करती हूँ कि तुम मेरे लिए सांत्वना और ढाढ़स का स्रोत बनोगी। सांत्वना और ढाढ़स का स्रोत बनोगी तुम्हारी ऐन। अर्थात यह इस तरह से लिखती है, अपनी डायरी को अपनी मित्र समझ करके, अपनी मित्र मानकर उसका नाम भी रखी है। उसका नाम किट्टी है डायरी का। और किट्टी से अपने मन की बातें, जिन बातों को वो दूसरे से शेयर नहीं कर पा रही है, उन बातों को लिख रही है। यहाँ पे पहले दिन, पहले पाठ, पहले पत्र को उसने 12 जून 1942 को लिखा था। अब 20 जून यानी उसके 8 दिन के बाद, एक इंटरवल के बाद 20 जून 1942, यह भी दिन शुक्रवार का ही दिन था। एन फ्रेंड एक यहूदी लड़की थी। शुक्रवार के दिन यहूदी या क्रिश्चियन धर्म के जो लोग होते हैं वह गुड फ्राइडे को मानते हैं, और उसे गुड बनाने के लिए, गुड फ्राइडे का नाम देने के लिए, उसे गुड फ्राइडे को गुड बनाने के लिए वह चर्च में भी जाते हैं, अपना पूजा आराधना भी करते हैं। तो वह 20 जून 1942 शुक्रवार को ही फिर लिख रही है, अपने डायरी को बता रही है अपने मन के मन स्थिति को। मुझ जैसी लड़की के लिए डायरी में लिखना सचमुच एक अनोखा अनुभव है। क्या कहती है कि मुझ जैसी लड़की के लिए डायरी में लिखना सचमुच एक अनोखा अनुभव है। क्यों भाई, क्या दिक्कत तुम्हारे अंदर? दिक्कतें थी क्या? केवल इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी कि 13 वर्षीय एक स्कूल जाने वाली लड़की के चिंतन में कोई रुचि नहीं लेगा। माने वह लिखना सचमुच एक अनोखा अनुभव उसके लिए है। क्यों? आखिर लड़की के लिए, एनी फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना सचमुच एक अनोखा अनुभव है। कैसे? तो वह यह समझती है कि 13 वर्षीय एक स्कूल जाने वाली लड़की के चिंतन में कोई रुचि नहीं लेगा। मेरे विचार से कागज में मनुष्य से अधिक धैर्य होता है। मनुष्य सुनने के बाद से बर्दाश्त नहीं कर पाता, परंतु कागज पर जो भी लिखो वह सक्षमता से उसे बटोर कर रखता है। इसी बात को यह कह रही है कि कागज में मनुष्य से अधिक धैर्य होता है, वह इन बातों को संभाल कर रखता है। शायद इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है और
मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मुझे प्यार करने वाले माता पिता हैं और एक 16 वर्षीय बहन भी है। एनी फ्रैंक की बहन कितने वर्ष की है? 16 वर्ष की बहन भी है। साथ ही ऐसे 30 लोग और भी हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। नहीं, ये सब सतही हैं। सतही का अर्थ हुआ यूं ही मित्र बन गए हैं। जीवन में आने वाले सभी लोग मित्र का दर्जा तो हम दे देते हैं, परंतु मित्र की परिभाषा में वह नहीं आ पाते। सच यह है कि मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है। ये 32 लोग और हैं, उनके आसपास 30 लोग हैं और माता पिता, एक बहन है उनकी 16 वर्ष की। इतने लोग हैं उन्हें प्यार करने वाले, मानने वाले, फिर भी वह अपने आप को इस दुनिया में अकेला मानती है, क्योंकि उसका कोई सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे में एक सच्चे मित्र की कल्पना में इस डायरी को अपनी सच्ची मित्र मानती हूँ और अब मैं अपनी इस मित्र को कीटी कहूँगी। क्या नाम दिया है? कीटी। यह बात एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम कीटी कब रखा? 20 जून 1942 दिन शुक्रवार को। हमारा जीवन चिंता मुक्त नहीं है, क्योंकि जर्मनी में रहने वाले हमारे रिश्तेदार हिटलर के यहूदी विरोधी नियमों के कारण कष्ट उठा रहे हैं। मई 1940 के बाद अच्छे समय बहुत कम और बहुत दूर हो गए हैं। यानी मई 1940 के बाद हिटलर का जो अत्याचार बढ़ा था यहूदियों पर, वह असीमित उन्हें कष्टदायक था। फिर आत्मसमर्पण, पहले युद्ध हुआ, फिर आत्मसमर्पण, फिर जर्मन लोगों का आना, जिससे यहूदियों के लिए कठिन दौर आ गया। अर्थात विश्व युद्ध हुआ था और फिर आत्मसमर्पण सबने किया क्योंकि हार गए थे, और फिर जर्मन लोगों का आना, वहाँ पर आना शुरू हो गया था, जिससे यहूदियों के लिए कठिन दौर आ गया है। यहूदी विरोधी नियमों ने हमारी आज़ादी को सीमित कर दिया है। यहूदियों को एक पीला तारा टांकना आवश्यक है, वो उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता था। एक पीला तमगा लगा के यहाँ पर रहते थे, जिसका अर्थ होता था कि वो यहूदी हैं, आसानी से भीड़ में भी पहचान लिए जाए। हमारी आज़ादी सीमित कर दिया था। यहूदियों को एक पीला तारा टांकना आवश्यक है। उन्हें अपनी साइकिलें जमा करा देनी पड़ी। यहूदी ट्राम आदि सार्वजनिक वाहनों पर नहीं चढ़ सकते, अपनी कार भी नहीं चला सकते। उन्हें केवल शाम 3 बजे से 5 बजे तक खरीदारी करने की छूट है। उन्हें खरीदारी करने की कितने समय तक छूट है? तो 3 बजे से 5 बजे तक। और जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने बातें की कि 6 शाम को 8 बजे, रात के 8 बजे के बाद और 6 बजे सुबह से पहले कोई भी सड़क पर नहीं दिखना चाहिए यहूदी। अगर दिखता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। उनके लिए नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर सीमित हैं, माने बहुत कम है। उन्हें शाम 8 बजे से 6 बजे सुबह तक गलियों सड़कों पर घूमने की मनाही है। क्या क्या हो रहा था? अगर यह प्रश्न आ जाए छात्रों की जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार हुआ करते थे, तो यहाँ पर आपके उत्तर होगा कि मई 1940 के बाद अच्छे समय बहुत कम और बहुत दूर हो गए। पहले युद्ध हुआ, फिर आत्मसमर्पण और फिर जर्मन लोगों का आना, जिससे यहूदियों के लिए कठिन दौर आ गया है। यहूदी विरोधी नियमों ने हमारी आज़ादी को सीमित कर दिया है। अब अगर यह प्रश्न आता है कि यहूदी विरोधी नियम क्या क्या थे, तो ये नियम निम्नलिखित हैं।
यहूदियों को एक पीला तारा टांकना आवश्यक था। उन्हें अपनी साइकिलें जमा करा देनी पड़ी। यहूदी ट्राम आदि सार्वजनिक वाहनों पर नहीं चढ़ सकते हैं, अपनी कार भी नहीं चला सकते हैं। उन्हें केवल शाम 3 बजे से 5 बजे तक अपनी खरीदारी करने के लिए छूट है, यानी कर्फ्यू ही था उनके लिए। उनके लिए नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर भी बहुत कम थे, सीमित थे। उन्हें शाम 8 बजे से 6 बजे सुबह तक गलियों और सड़कों पर घूमने की इजाज़त नहीं थी, मनाही थी। उन्हें थिएटर, सिनेमा अथवा किसी भी तरह के मनोरंजन करने की मनाही है। यहूदियों को किसी खेल कूद गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं है। यहाँ देखिए, अनुमति भी नहीं थी। ये सभी हमारे पॉइंट्स बनते जाएंगे, निम्नलिखित पॉइंट 1, 2, 3, 4 करके, और एक बड़ा ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। वे अपने अथवा अपने मित्र के बगीचे में रात 8 बजे के बाद नहीं बैठ सकते थे। अपने घर के सामने अगर लॉन है तो वो अपने मित्र के बगीचे में नहीं बैठ सकते हैं। यहूदियों के अपने ईसाई मित्रों के घर जाने की मनाही है। अपने मित्र अगर हैं, उनके ईसाई मित्र हैं, तो उनके भी घर नहीं जाएंगे। वे केवल यहूदी विद्यालयों में ही जा सकते हैं आदि। आप यह नहीं कर सकते, आप वह नहीं कर सकते, मगर फिर भी जीवन चल रहा है, जी रहे। क्यों? क्योंकि मृत्यु जब तक नहीं आती तब तक तो जीना ही पड़ेगा। तुम्हारी एन, और तब यह अपने डायरी को संबोधित करती है और अपना परिचय देती है कि तुम्हारी एन। आइए छात्रों, आगे देखते हैं। अगला पत्र लिखती है अपने डायरी में, अपने डायरी को संबोधित करते हुए 5 जुलाई 1942 को, जो रविवार है। प्यारी किट्टी, अपने डायरी को संबोधित की, प्यारी किट्टी, यहूदियों के थिएटर में शुक्रवार के दिन हमारा परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। मेरी रिपोर्ट कार्ड इतनी बुरी नहीं थी। मुझे एक डी मिला, बीजगणित में सी और बाकी में बी। मेरे माता पिता खुश हैं क्योंकि वे अंकों के मामले में अन्य अभिभावकों की तरह नहीं हैं। वे अच्छे या बुरे परीक्षा परिणामों की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। अपने पिता और माता के बारे में बताती है। बहुत अच्छे विचार थे उनके माता पिता के। वह अंकों से अपने बच्चे के मूल्यांकन को दरकिनार करके अपने बच्चे की विचारधारा को वह अग्रसर करते थे। यह अच्छी आदत थी। बिल्कुल चिंता नहीं करते। जब तक कि मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूं और उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती, वे संतुष्ट हैं। अर्थात उसके घर में, यानी फ्रैंक के घर में, सिद्धांतों के अपेक्षा संस्कार को अधिक महत्व दिया जाता था। सिद्धांत अर्थात ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये सिद्धांत होते हैं, ये नियम होते हैं। लेकिन संस्कार वो होते हैं कि वह पलट के जवाब न दे और स्वस्थ रहे, कभी बीमार न पड़े। तो माता पिता इन बातों से ही प्रसन्न थे, खुश थे, संतुष्ट थे। कुछ दिन पहले जब हम अपने पड़ोस में घूम रहे थे, तब पापा ने गुप्त स्थान पर जाने की बात कही। गुप्त स्थान पर जाने की बात पापा ने कही थी। हो सकता था उन्हें आशंका हो या कोई जानकारी हो कि वहाँ पर सुरक्षा नहीं है सही। सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिकोण में रखते हुए वह ऐसी बातें कहे होंगे। उन्होंने कहा कि शेष दुनिया से कटकर रहना बहुत कठिन होगा। मैंने उनसे पूछा कि वह हमें यह सब बात क्यों कह रहे हैं। मैं बहुत डर गई थी। तुम्हारी एन। वह बच्ची थी, उसे यह पता नहीं था कि उसके पिता क्यों कह रहे हैं ऐसी बात कि हमें गुप्त स्थान पर जाने की आवश्यकता है। गुप्त का अर्थ ही होता है जहां कोई न जान पाए,
निसंदेह वहाँ पर सुरक्षात्मक गतिविधियों को ही देखा गया था और उनके पिता द्वारा यह लिया गया था निर्णय कि किसी गुप्त स्थान पर जाना चाहिए। छात्रों, यह पाठ भी बड़ा है और इसे 3 पार्ट में विभक्त किया गया है। अतः अगले पार्ट के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और एनी फ्रैंक के लिए एक मुस्कुराहट भरा सलाम, क्योंकि उस कम उम्र की बच्ची ने दुनिया को कुछ नए अंदाज दिखाए, कुछ नई बातों से हमें अवगत कराया। इसलिए एनी फ्रैंक को धन्यवाद देते हुए आपको भी धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।